स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपने इससे पहले लेक्चर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ वगैरह कर चुके हैं। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। सेकेंड पार्ट है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको ये बताता है कि हमारे आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो ओल्ड सब्सटेंसेज होते हैं वो मिल करके न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बेटा कि कोई भी दो चीज आपस में रिएक्शन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा होता तो मैंने अपने हाथ में देखिए ये मार्कर रखा हुआ है और 5 मिनट के अंदर ये मार्कर हमारे हाथ से रिएक्शन करके कुछ और बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग ही केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है। उन्हीं में से सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो रूल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, सुरक्षित करना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी यहां पे हमें किस चीज का कंजर्वेशन याद रखना है? मास का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये लॉ क्या कहता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इस लॉ को दिया एंटोनियो लेवोसियर ने। एंटोनियो लेवोसियर ने, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास होता है वो आपस में बराबर होता है, बिल्कुल एक्यूरेटली एक दूसरे के इक्वल होता है अगर केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो। यानी इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये लॉ क्या हर जगह काम करता है? हाँ, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, द रिएक्शन बाय विच द सन इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, जिसमें केमिकल बॉन्ड के साथ साथ न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट करता है। यानी न्यूक्लियस या तो ब्रेक डाउन होता है या न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। तो उसके केस में कुछ माइक्रोग्राम में जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे इन रिएक्शंस के केस में बेटा ये जो लॉ है ये फेल हो जाता है। बाकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ये लॉ वर्क करता है कि उसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है। आपको ये याद रखना है, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए बी, दो प्रोडक्ट है सी डी, तो याद रखना है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा लॉ है इसमें लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। बहुत सिंपल सा, इसको सबसे पहले जेल ब्राउच ने दिया था। और एक सिंपल सी बात बताते हैं बेटा, एक केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं वाटर। फॉर्मूला सबको पता होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O को ध्यान से देखना, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। पानी आप किसी भी मेथड से बनाइए, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन में बनता हो, क्या किसी नेचुरल रिसोर्सेज से आपको मिलता हो, और कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, आपको जब पानी का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप इसके अलावा आप कुछ भी जोड़ दें इसमें, पानी नहीं बनेगा। तो इसलिए यही लॉ ये बताता है कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है
ये ऑलवेज क्या होता है, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही उसी एलिमेंट से मिलकर के वो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया पानी अगर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही बनेगा, और इसकी जगह पे आप ऑक्सीजन के साथ अगर आप कार्बन जोड़ दें, ठीक है, या सिलिकॉन जोड़ दें, या फिर मान लीजिए हीलियम जोड़ दें, हीलियम की रिएक्शन करवा दें, पानी नहीं बनेगा, बनेगा इस बात में कंपाउंड बन सकता है, बट दैट इज नॉट वाटर। तो अगर वाटर बनाना है तो आपको दो चीजें चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है वो ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और एक कंडीशन है कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स तो होने चाहिए, साथ साथ इन एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो होता है वो भी क्या रहता है, सेम। परसेंटेज ऑफ मास भी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे अब पानी है, हमने बताया H2O, अब H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। बाय द वे अगर मान लीजिए दो हाइड्रोजन के साथ हम दो ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या वो पानी बनेगा, दैट इज नॉट वाटर, वो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। फॉर्मूला बन जाएगा H2O2, ये क्या है, क्या है, पानी है ना, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यदि अगर आपको पानी बनाना है तो उसमें सबसे पहली चीज एलिमेंट सेम होंगे, दूसरी चीज उन एलिमेंट्स का रेशियो भी सेम होगा। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां कुछ लिमिटेशन है इसकी, जैसे आप अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, H2O किससे मिलकर बना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में तो आप ये कहेंगे कि सर देखो ये तो तीन तरीके का वाटर बन गया, या ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स हैं, इस तरीके से थ्री टाइप ऑफ वाटर बना सकते हैं आप। तो ऐसे केस में जहां आइसोटोप्स इंक्लूड हो जाते हैं कंपाउंड बनाने में, वहां फेल हो जाता है। दूसरी चीज आइसोमर के केस में, सबसे पहले आइसोमर कहते हैं किसे बेटा, आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फॉर्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग, आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं आइसोमर, जैसे C2H5OH एंड CH3OCH3, ये दोनों आइसोमर, फॉर्मूला सेम है, कंपोजिशन सेम है, एलिमेंट्स एटम्स की संख्या सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट द कंपाउंड इज डिफरेंट। तो ये इनकी लिमिटेशन है बेटा। इसमें आपको हिंट बताते हैं, अगर आपको इसका न्यूमेरिकल करना है तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे पानी आपको तीन मेथड से बनाया आपने, इन तीनों मेथड्स में सिर्फ परसेंटेज निकाल लेना, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेना या ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेना। अगर सभी में हाइड्रोजन या एटम की परसेंटेज सेम आ जाती है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, अगले फिर कल देखेंगे बेटा।